हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं जो कि DOLLB और BHULLB ओरिएंटेड है। इससे पहले कि इस मॉक टेस्ट को हम शुरू करें, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि इस मॉक टेस्ट से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है या फिर ओवर मोटिवेटेड नहीं हो जाना है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी आप में नहीं आना चाहिए इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद, ना ही आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको हर करेक्ट आंसर के अपने आप को +4 मार्क्स देने हैं, हर गलत आंसर के -1। और जब ये मॉक टेस्ट खत्म हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आगे वाले और मॉक टेस्ट भी उस हिसाब से फिर डिजाइन कर पाऊं। तीसरी बात, अगर आप अभी इस मॉक टेस्ट को लाइव अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप साइड बाय साइड जो लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है वहां पे भी आंसर्स बताते जाएं, जिससे कि मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा कि ये आंसर सही है या गलत। और चौथी बात, आपको टाइम दूंगा, हर एक क्वेश्चन के ऊपर कुछ समय आपको मिलेगा, आप उसको साइड बाय साइड अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, ये दो बैचेस हैं जो हम रन कर रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लीगल पेडागोजी पे, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और स्टोर सेक्शन से जाके इन बैचेस में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा एक मॉक टेस्ट सीरीज भी है जिसमें हम 5 मॉक टेस्ट दे रहे हैं 500 रुपीज में। आप चाहें तो उनको भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है सेक्शन ए जो कि इंडियन पॉलिटी पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटकम इफ द यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो दोस्तों, अगर यूनियन बजट फाइनेंस मिनिस्टर जो है पेश करते हैं और वो पास नहीं होता है पार्लियामेंट में, तो उसके रिपरकशंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, उसके रिपरकशंस ये होते हैं कि जो गवर्नमेंट है, माना जाता है कि वो गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी लूज कर चुकी है हाउस में। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और पहला डिजिटल बजट पेश किया गया था 2021 में। ये एक और फैक्ट है जो आपसे करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के तौर पे पूछा जा सकता है। तो ये सवाल था। अगला सवाल है, विद रेफरेंस टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है, द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, क्योंकि जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनको दोस्तों इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस। इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस, ना कि नॉमिनेट किया जाता है बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो पहला ऑप्शन ए हो जाता है गलत। दूसरा है, द सैलरी एंड द अलाउंस ऑफ बोथ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही, क्योंकि इनको जो सैलरीज दी जाती है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को राज्यसभा के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। अगला सवाल है मनी बिल को लेके, जो कि बताया गया है जिसके बारे में आर्टिकल 110 में। तो ये पहली बात है जो आपको याद रखनी है, आर्टिकल 110 में इसके बारे में बताया गया है। तो पहली स्टेटमेंट है, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। बिल्कुल सही बात है। अगर आप आर्टिकल 110 पढ़ेंगे तो उसमें बात साफ साफ तौर पे दी गई है कि अगर कोई बिल है जो कि डील करता है किसी टैक्स को लगाने से, किसी टैक्स को एबॉलिश करने के ऊपर, किसी टैक्स के ऑल्टरेशन में, तो वो बिल को मनी बिल माना जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट है, अ मनी बिल हैज अ प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये भी बात बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट भी मनी बिल को लेके एकदम सही है। तीसरा है, a money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund of India। ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ही गलत, because it does not deal with the appropriation of money out of the contingency fund of India। तो इसकी आंसर होगा ऑप्शन ई, दैट इज ओनली ए एंड बी। अगला सवाल है, विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है, द स्पीकर वेकेट्स हिज ऑफिस व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, क्योंकि जो स्पीकर होता है दोस्तों लोकसभा का, अगर आज लोकसभा में बीजेपी की गवर्नमेंट आज गिर जाती है मानिए, और या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो दोस्तों उसके बाद जो स्पीकर होंगे वो अपना ऑफिस विकेट नहीं करते हैं। वो तब तक विकेट नहीं करेंगे जब तक नई सरकार चुन के नहीं आ जाएगी, जब तक न्यू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाएगी। ठीक है, तब तक वो अपना ऑफिस विकेट नहीं करते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट हो जाती है गलत। अगला है, द स्पीकर कैन नॉट प्रेसाइड एट अ सिटिंग ऑफ द हाउस व्हेन द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर इज अंडर वे। ये बात बिल्कुल सही है। अगर स्पीकर के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन लाया गया है जिसमें उनको हटाने की बात की जा रही है,
तो जब वो सिटिंग चलेगी हाउस में, जिसको उनके खिलाफ उनको हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा, उस सिटिंग ऑफ द हाउस में वो एज अ स्पीकर प्रिसाइड नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अगला है द सैलरीज एंड द अलाउंस ऑफ द स्पीकर आर फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट एंड कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपेंडिचर अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट इनकी जो सैलरी है वो तय करती है और उस सैलरी को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। दोस्तों जो मुख्य तौर पे मतलब जितनी भी सैलरीज हैं, जो भी मिनिस्टर्स को हुई, प्रेसिडेंट को हुई, गवर्नर को नहीं, प्रेसिडेंट को हुई, उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट को हुई, तो ये जो भी मुख्य तौर पे जो सैलरीज हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दी जाती हैं। तो इसका आंसर है 2 एंड 3। तो कहां पर है? ऑप्शन डी। अगला सवाल है विद कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चंस। तो आपसे पूछ रहा है कि स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में तो उनका ओरल आंसर देना होता है मिनिस्टर को। तो ये आंसर सही है। स्टार्ट का मतलब ओरली आंसर देना। अनस्टार्ट जिसमें ओरली नहीं, रिटन लिखकर आंसर्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं बाय द मिनिस्टर। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जिसमें बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर, अदरवाइज जो बाकी क्वेश्चंस हैं इनको पूछने के लिए पहले एक नोटिस देना पड़ता है। मतलब पहले से, मतलब अगर आपको एक हफ्ते बाद पूछना है तो एक हफ्ते पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। पर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में आप बिना कोई नोटिस पीरियड के सवाल पूछ सकते हैं। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में ओरल आंसर चाहिए होते हैं मिनिस्टर से, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही है। अगला सवाल है पार्लियामेंट्री कमिटीज से रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट है दो द पार्लियामेंट्री कमिटीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिक प्रोविजंस विद रिगार्ड टू देम आर डेल्ट बाय द रूल्स ऑफ द टू हाउसेस। ये बात बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट्री कमिटीज का जिक्र तो है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में, पर वो किन रूल्स के हिसाब से चलेंगी वो डिसाइड होगा, वो डिटरमाइन होता है उस हाउस के रूल्स के हिसाब से। लोकसभा की अगर कोई पार्लियामेंट्री कमेटी है तो दोस्तों लोकसभा के रूल्स के हिसाब से चलेगी। राज्यसभा की है तो राज्यसभा के रूल्स के हिसाब से चलेगी। ऑल्दो इनका जिक्र जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, पर ये कैसे चलेंगे, क्या रूल्स इनको डिफाइन करेंगे, वो दोनों ही हाउसेस के रूल्स में गवर्न है। अगला है एटलीस्ट वन मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मिनिस्टर्स आर नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज। अगला सवाल है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो पहला है प्रेसिडेंट कंसल्ट्स गवर्नर बिफोर अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द रेलेवेंट स्टेट हाई कोर्ट। तो जब भी स्टेट हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस या जजेस को अपॉइंट करना होता है तो जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर से सलाह मशवरा करते हैं। स्टेटमेंट सही है। दूसरी है प्रेसिडेंट कंसल्ट्स गवर्नर बिफोर अपॉइंटिंग डिस्ट्रिक्ट जजेस इन अ स्टेट। तो ये स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस को, स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो स्टेटमेंट इसलिए गलत है। तो स्टेटमेंट खाली पहली वाली सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू। तो दोस्तों शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है वो किसी भी रिलीजन पे डिपेंड नहीं करता है। सो इट इज रिलीजियसली न्यूट्रल, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जूस हो, कुछ भी हो। अगला सवाल है in which landmark case for the first time it was held that the procedure established by law, article 21 बात करता है procedure established by law under article 21 should be just fair and reasonable। तो ये just fair और reasonable की जो बात हो जाती है इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें कोर्ट ने बोला कि भाई आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की जिक्र किया गया है वो प्रोसीजर जस्ट फेयर और रीजनेबल भी होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगला सवाल है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी वेज आर देयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने के लिए, संशोधन करने के लिए 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो सिंपल मेजोरिटी होता है, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो 3 प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किए जा सकते हैं। अगला सवाल है फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर द एजुकेशन वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द चार्टर ऑफ। तो दोस्तों एजुकेशन के लिए अलग से पैसों को दिया गया था, एलोकेट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द चार्टर ऑफ 1813।
तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक सवाल है, तो ये आपको याद रखना है। बाय द चार्टर ऑफ 1813 पहली बार फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया था एजुकेशन के लिए। अगला सवाल है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू डाई। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि किस केस में ये पहली बार कहा गया था कि जो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 दिया गया है वो राइट टू डाई भी इंक्लूड करता है। तो दोस्तों वो था पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वो केस था जिसमें कोर्ट ने बोला राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। और बोला गया कि जो सेक्शन 309 है ऑफ आईपीसी, जो कि ये कहता है कि अगर कोई इंसान सुसाइड कमिट करता है तो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो इस केस में, ज्ञान कौर के केस में, कोर्ट ने बोला कि ये एकदम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है बिकॉज राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। पर वो कौन सा केस था जहां पे ये बोला गया राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, जो कि इससे पहले आया था? वो था पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिट नॉट इशूड बाय द हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट। तो इसमें से कौन सी रिट है जो हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के ऊपर इंपोज नहीं कर सकता? तो वो है दोस्तों को वारंटो। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन, कौन सी स्टेटमेंट एकदम सही है यूनियन टेरिटरीज को लेके? तो दोस्तों पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 239 ए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्पेशल प्रोविजंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? दिल्ली के स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। आर्टिकल 239 ए डील करता है विद द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू दिल्ली। अगला है, देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज बोथ ए एंड बी। और 8 यूनियन टेरिटरी कैसे हुई? दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली ये एक टेरिटरी कर दिए गए हैं, एक यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। तो अब आठ यूनियन टेरिटरीज रह गई हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, which of the following describes the correct procedure prescribed in the constitution for the revocation of state emergency। तो अगर आर्टिकल 356 के तहत कोई स्टेट इमरजेंसी स्टेट में लगी है तो उसको रिवोक कैसे किया जा सकता है? इसको दोस्तों जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से, वो बाद में कोई प्रोक्लेमेशन लाके इसको रिवोक कर सकते हैं। तो आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन। तो दोस्तों जुडिशियल रिव्यू, आपने बहुत सारे आर्टिकल्स में इसका जिक्र देखा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जुडिशियल रिव्यू पावर है कि मतलब कोर्ट जो है, अगर कोई लॉ बनाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कोर्ट उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो इट इज बेस्ड अपॉन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो पुष्कर तुम काफी सही जवाब दे रहे हो। अगला सवाल है, हु अपॉइंट्स एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि कौन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करता है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और कब ये नौबत आती है? जब जो ऑलरेडी चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट के, उनकी तबीयत खराब हो गई हो, या उनकी डेथ हो गई हो, या फिर वो बाहर उन्हें कोई जाना पड़ा हो किसी बहुत ही अर्जेंट काम से, तो तब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है। अगला सवाल है जो कि लेटेस्ट न्यूज से भी रिलेटेड है क्योंकि 2021 की न्यूज है। तो आपसे पूछा है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021 से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो दोस्तों पहली बात तो आपको ये बताना चाहूंगा कि पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। पहले जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो डायरेक्टर होते थे उनका टेन्योर 2 साल तक रहता था, पर अब उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल तक। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स। तो ये बात भी एकदम सही है। इसमें एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, उसके साथ ही साथ 2 और विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। तो इतने मेंबर्स की ये बॉडी होती है। इसका वही काम होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब कुछ देखना कि कौन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, उसको पकड़ना, उसके ऊपर कार्रवाई करना। अगला सवाल है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जब किसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट,
तो एक कमिटी उसकी रिकमेंडेशन देती है जिसमें कौन कौन लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, वो उसके सदस्य होते हैं। तो ये 3 लोग होते हैं उस कमेटी के सदस्य जो रिकमेंडेशन देता है कि किसको सीवीसी या बीसी बनाया जाए। तो इसमें स्पीकर तो होते ही नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट है गलत। तो आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी कमिटीज फॉर्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों एक तो एलएमसीबी कमेटी हुई थी, जेवीके राव कमेटी भी हुई थी, रमेश चंद्र कमेटी इससे रिलेटेड नहीं थी, शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कमेटी थी जो कि बनाई गई थी। तो आंसर है ऑप्शन ई, दैट इज ओनली ए एंड बी। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताने कि और कौन सी 2 कमिटीज थी जो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड फॉर्म हुई थी। अगला सवाल है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज। तो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को किस तौर पे, किस पोस्ट पे अपॉइंट किया जा सकता है। तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात आपको याद रखें। तो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन ए इंडियन पॉलिटी का खत्म हो रहा है। अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे जो कि डील करेगा लीगल सेक्शन से। इस वीडियो में दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स मैंने कवर नहीं की है क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा संसाधन चाहिए होते हैं, एक अलग से बहुत मुश्किलें आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए इस बोर्ड पर। तो अगर किसी दिन हमारी हैसियत इतनी हुई कि हम डिजिटल बोर्ड ला पाए जो कि थोड़ा महंगा आता है, तो वहां पर फिर लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स की भी क्लासेस होंगी और उनको भी हम कवर किया करेंगे मॉक टेस्ट में। तो अब फिलहाल बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ जो कि डील करता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग से। तो दोस्तों अब देखते हैं लीगल सेक्शन का पहला क्वेश्चन जो कि है द टर्म इलीगल अंडर आईपीसी डिनोट्स। तो दोस्तों टर्म इलीगल को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी बोलता है कि हर एक वो चीज जो कि एक ऑफेंस है उसको इलीगल माना जाएगा। ऑफेंस मतलब उसकी पनिशमेंट बताई गई हो आईपीसी के अंतर्गत या बताया गया हो ये एक पर्टिकुलर चीज अपराध होगी। तो जो भी चीज आईपीसी के अंतर्गत एक अपराध बताई गई है उसको इलीगल माना जाएगा। दूसरी बात, इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जैसे कि जो डाउरी है, दहेज देना, वो लॉ के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट उसके लिए है, तो उस चीज को भी इलीगल माना जाएगा। या फिर इट फर्निशेस अ ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बेसिस पर आप कुछ सिविल सूट फाइल कर सकते हो तो उसको भी इलीगल बताया गया है अंडर सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल है लीगल रीजनिंग से जुड़ा हुआ। यहाँ पे आपको एक फोटो नजर आ रही होगी एक इंसान की, एक बंदा उसके साथ खेल खेल रहा है कि भैया तेरे सर पे बोतल रखी जाएगी, जो लोग कोका कोला पीते हैं वो उसको कोका कोला समझें और जो थोड़ा ऊपर लेवल की चीजें पीते हैं ये लोग उसको वैसी बोतल समझ लें। तो प्रिंसिपल आप खुद पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स क्या है कि ए और बी, मानिए ये ए था गोली मारने वाला और ये बी था। इन्होंने बोला कि भाई हम ना शूटिंग का गेम खेलेंगे एक दूसरे के खिलाफ मजे मजे में, ठीक है। कोई मारने की धारणा नहीं है, इंटेंशन नहीं है कि मार दिया जाए, ठीक है। उसके बाद दोनों ने कंसेंट दे दिया, एग्रीमेंट हुआ, दोनों ने कंसेंट दे दिया कि भाई जो भी इस खेल के दौरान हमें चोट पहुंचेगी उसके लिए हम एक दूसरे को सू नहीं करेंगे, हमने क्योंकि कंसेंट दिया है। अब क्या हुआ, ए ने जब बी को ऐसे हिट किया तो ये बॉटल पे नहीं लगा निशाना, इसकी सर पे लग गया और ये आदमी मर गया। तो क्या ए ने ऑफेंस कमिट किया है। तो अब प्रिंसिपल की तरफ नजर अपने घुमाते हैं जो कि ये कहता है कि वो चीज ऑफेंस नहीं होगी अगर किसी इंसान की ये इंटेंशन नहीं है कि उससे डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करे, या फिर जो डूअर है, इसमें डूअर कौन है, करने वाला कौन है, ए, या फिर उसे ये नहीं पता है कि इससे दूसरे बंदे की डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। पर इस केस में तो भाई जब गोली आप मार रहे हो, ये कोई कंचे वाली गोलियां तो है नहीं जो रामलीला मैदान में जब रामलीला चलती थी तो हम माउजर लेके आते थे, वो वाली गोली है नहीं, तो असली की गोली है। तो यहाँ पे तो लाइक्लीहुड है ना डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट का। और ये जो बंदा मार रहा है इसको भी ये पता था कि भाई इससे डेथ या ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है अगर निशाना में चूक जाऊं तो अगर दूसरे बंदे ने कंसेंट दे भी दिया है
तो वो रेलिवेंट नहीं माना जाएगा इस केस में, क्योंकि डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का यहाँ पे लाइक्लीहुड था और वो उस इंसान को भी पता था। तो यहाँ पे ए ने ऑफेंस कमिट किया है। तो आंसर अगर ऑप्शन में आपके यस, नो, नन ऑफ दीज, या फिर एक ऑप्शन हो यस बिकॉज देयर वाज अ लाइक्लीहुड ऑफ कॉजिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो देखो ऑप्शन में यस भी है और एक ऑप्शन है जिसमें यस को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि यस बिकॉज देयर वाज अ लाइक्लीहुड ऑफ डेथ और द ग्रीवियस हर्ट। तो आपको आंसर ऑप्शन डी मार्क करना है, क्योंकि वो आपके आंसर को एज पर द प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अगला सवाल है ए हु वॉज इनोसेंट। एक बंदा था ए, उसने कोई भी अपराध नहीं किया था, उसको फंसाया गया था एक अपराध में। उसने बी को इंस्टिगेट किया, उकसाया, अबेट किया कह लीजिए कि भाई तुम ना एक काम करना, तुम ना विटनेस के तौर पे जा रहे हो तो तुम ना कोर्ट में फॉल्स एविडेंस दे देना जिससे कि मेरी जान बच जाए यार, क्योंकि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया। तो ए ने बी को अबेट किया कि भाई तुम फॉल्स एविडेंस दे दो कोर्ट में जिससे कि मेरी जान बच जाए। तो क्या ए ने कोई ऑफेंस अबेट किया है? क्या ए ने कोई ऑफेंस अबेट किया है? क्योंकि वो तो इनोसेंट था। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? यस, ही इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग द ऑफेंस। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को बोलते हो कि वो फॉल्स एविडेंस दे तो आप एक अपराध को अबेट कर रहे हो, क्योंकि गिविंग द फॉल्स एविडेंस इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। तो चाहे बेशक आप इनोसेंट ही थे, पर अभी तो आपने एक अपराध को अबेट किया है ना, ऑफ गिविंग द फॉल्स एविडेंस। तो आंसर है आंसर ए। अगला सवाल है ए ने बी को अबेट किया, उकसाया कि भाई तुम ना सी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करो। और ग्रीवियस हर्ट कैसे कॉज करो? हथौड़े से, हैमर से। कहां पे मार के? हेड पर। अब भाई साहब बी जाता है, हथौड़े से मारता है इसके सर पे और ये बंदा डेथ हो जाती है इसकी। तो अब ए जो है ये ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल होगा क्योंकि इसने ग्रीवियस हर्ट अबेट किया था, या मर्डर के लिए लायबल होगा, या कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा मर्डर। और वो क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि भाई बेशक उसने एबिट किया था ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, पर आप ये देखो उसने क्या बोला कि हथौड़े से मारो वो भी और सर पे मारो। तो ही न्यू कि इसका एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि दूसरे बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जो हायर ग्रेविटी होती है अबेटमेंट में हम उसको कंसिडर करते हैं, अगर वो जो ऑफेंस उसने अबेट किया है उससे रिलेटेड हो। तो इसमें हायर ग्रेविटी क्या कॉज हो सकती है? मर्डर हो सकता था बहुत आसानी से, क्योंकि सर पे हथौड़ा मारने के लिए उसने बोला था उसको। तो आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है फैमिली लॉ से रिलेटेड। अ मुस्लिम मैन अंडर पर्सनल लॉज कैन नॉट मैरी। तो एक मुस्लिम मैन जो है दोस्तों, वो आइडल वर्शिपर, जो आइडल्स मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं या फिर फायर वर्शिपर होते हैं, उनसे शादी नहीं कर सकता एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉज। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है अ चाइल्ड born out of a marriage between मुस्लिम मेल एंड अ हिंदू फीमेल अंडर मुस्लिम लॉ इज। तो दोस्तों एक अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें कोर्ट ने बोला कि अगर कोई मुस्लिम मेल है और हिंदू फीमेल है तो इनका जो बच्चा होगा उसको लेजिटिमेट, जायज माना जाएगा और वो अपने फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों एक सवाल मुझसे पूछा जाता है अभी मॉक टेस्ट के दौरान ही, मैं आपसे बात डिस्कस कर लेता हूँ कि मेरा फोकस नहीं बन रहा है, मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो देखो भाई कोई भी संदीप महेश्वरी की वीडियो या कोई भी मेरी वीडियो किसी और किसी की भी वीडियो काम नहीं आएगी। लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन काम आपके जो आएगी वो ये है कि अगर आप अपने माँ बाप का आपने संघर्ष देखा है, आज वो आप उनको जूझते हुए अगर देखते हैं, उनके दर्द को आप महसूस कर सकते हैं, तो वो ही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो आपके मम्मी पापा का स्ट्रगल, क्या आपने कभी सोचा है कि आप उन्हें एक बेहतर लाइफ देंगे? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप उन्हें हवाई जहाज की सैर कराएंगे, बंगले में रखेंगे? तो अगर ये सब सपने आपने उनके लिए सोचे हैं तो दोस्तों फोकस आपका कभी भी जा ही नहीं सकता है अच्छी चीजों से और आप हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे। अगला सवाल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड कि जिसके फेवर में प्रॉपर्टी की लीज की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो प्रॉपर्टी लीज पे देता है उसे लेसर कहते हैं, जिसके फेवर में लीज पे प्रॉपर्टी दी जाती है उसे लेसी कहते हैं। तो आंसर है ऑप्शन बी।
अगला सवाल है, अ मुस्लिम वुमेन कैन क्लेम मेंटेनेंस आफ्टर पीरियड ऑफ इद्दत अंडर। तो दोस्तों अगर इद्दत का पीरियड जो कि एक मुस्लिम महिला को ऑब्जर्व करना पड़ता है, अगर उनकी जो शादी है वो टूट जाती है बाय द डेथ ऑफ द हस्बैंड या बाय द डाइवोर्स, एक इद्दत का पीरियड होता है जिस दौरान वो कोई दूसरी शादी नहीं कर सकती है। तो दोस्तों मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत जो वो इद्दत का पीरियड है जो कि डाइवोर्स के बाद या डेथ ऑफ द हस्बैंड के बाद स्टार्ट होता है, उस दौरान वो मेंटेनेंस क्लेम करती हैं हस्बैंड से। पर अगर उन्हें इद्दत के पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस चाहिए तो वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को इन्वोक करके ले सकती हैं। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है ये एक रिलीजियसली न्यूट्रल लॉ है। हर कोई भी धर्म का इंसान हो, महिला हो, वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। बस बात ये ध्यान में रखनी है क्योंकि रीमैरिज ना हुई हो, अगर दोबारा उन्होंने किसी और से शादी कर ली है तब वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं रहेंगी अपने पुराने पति से। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगर होता कि मुस्लिम महिला मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, पीरियड ऑफ इद्दत जब चल रहा तो मुस्लिम पर्सन लॉ के अंतर्गत भी कर सकती है और सीआरपीसी के अंतर्गत भी। पर सवाल पूछा गया है कि पीरियड ऑफ इद्दत खत्म होने के बाद किसके अंडर करेंगी, तो वो है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। अगला सवाल है, गिफ्ट ऑफ डैश प्रॉपर्टी कैन बी मेड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो दोस्तों गिफ्ट किसी प्रॉपर्टी का दिया जा सकता है चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। मूवेबल मतलब घड़ी, जो भी चीजें अटैच नहीं है परमानेंटली। इमूवेबल क्या हुआ, लैंड, क्योंकि वो परमानेंटली अटैच है। तो आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ डैश क्लियर क्वाजी जुडिशियल मैकेनिज्म फॉर डीलिंग विद द कंप्लेंट्स। तो दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 टायर जुडिशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है कंप्लेंट्स को डील करने के लिए। तो 3 टायर, 3 लेवल्स बताए गए हैं। अगर कोई कंज्यूमर हताश है किसी बात से तो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो 3 टायर बताए गए हैं फॉर द रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स। तो आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पॉश एक्ट से रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड, जो कि आया था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। जो कोर्ट है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी जिससे कि जो महिलाएं हैं उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो वर्क प्लेस पे जहां पे वो काम करती हैं। तो उसके तहत एक बात आई थी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एक बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर वहां पे 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो अगर वहां पे 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, तो वहां पे उस एम्प्लॉयर को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी जहां पे जाके महिलाएं जो वहां पे काम करती हैं वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। तो दोस्तों जब भी कोई कंप्लेंट दर्ज होती है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास किसी एम्प्लॉय के द्वारा, तो उसको 90 डेज में अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी होती है इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, और फिर उस इंक्वायरी की रिपोर्ट एम्प्लॉयर को भेजनी होती है। तो 90 डेज का पीरियड है। आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 90 डेज। थोड़ी जुबान में ही लड़खड़ा भी रही होगी शायद क्योंकि काफी लंबी वीडियो है तो थक जाता है बोलते बोलते भी। तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन नॉट बी रेफर्ड टू द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक तरीका है जिससे कि जो लोगों के बीच में विवाद होते हैं उनको एक तरीके से कोर्ट के झंझटों से बचा के एमिकेबली सेटल करवाया जाता है। ये एक कानून भी है, आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू कौन से मैटर्स को रिजॉल्व नहीं कराया जा सकता है। तो दोस्तों कंज्यूमर कंप्लेंट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कराया जा सकता है, सिविल केसेस को भी कराया जा सकता है, क्रिमिनल केसेस को नहीं कराया जा सकता है क्योंकि इसमें स्टेट इन्वॉल्व होती है। वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू मैटर्स को सॉल्व नहीं कराया जा सकता अगर क्रिमिनल इन नेचर है। केसेस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, इनको भी कराया जा सकता है। तो आंसर है ऑप्शन सी, क्रिमिनल केसेस को ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के माध्यम से सेटल नहीं कराया जा सकता है। अगला सवाल है नेसेसरीज, कि अगर किसी माइनर को जो 18 ईयर से कम हो उसको अगर किसी बंदे ने जब वो माइनर था कुछ नेसेसरीज जिसकी चीजों की उसको जरूरत थी, जो उसकी कंडीशन ऑफ लाइफ को उस समय सूट करती थी, अगर किसी इंसान ने उसको वो सप्लाई की है, तो अब जो उसने सप्लाई किया है माइनर को कि उसका पैसा उसे कैसे मिलेगा, क्या उसको पैसा मिलेगा
क्या माइनर को उसे पैसे देने पड़ेंगे उन नेसेसरीज के लिए? तो पहला ऑप्शन है कि भाई नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड। दूसरा है कि गार्जियन जो होगा माइनर का वो देगा भाई पैसे। तीसरा है कि माइनर जब मेजर बन जाएगा तो पर्सनल कैपेसिटी में उसको खुद पैसे देने पड़ेंगे उसको। या आखिरी है कि जो ये बंदा है जिसने माइनर को नेसेसरी सप्लाई की है वो रिइंबर्समेंट ले सकता है उन पैसों की फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। तो आंसर है ऑप्शन बी, डी। जब भी आप किसी माइनर को, मानिए उसको कपड़ों की जरूरत थी, वो माइनर था तो आपने उसको कपड़े सप्लाई किए, तो अब आपको भी तो पैसे चाहिए ना उन कपड़ों के, तो वो अब आपको कैसे मिल सकते हैं? अगर माइनर के नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो उस प्रॉपर्टी को बेच के वो पैसे आपको दिए जा सकते हैं बाय द कोर्ट। तो आंसर है ऑप्शन डी, प्रॉपर्टी लायबल होती है माइनर की फॉर द नेसेसरीज विच आर सप्लाइड टू द माइनर। अगला सवाल है, टू कॉन्स्टिट्यूट डाउरी डेथ द डेथ ऑफ द वुमन शुड अकर विद इन दिस ईयर्स ऑफ मैरिज। तो कोई भी डेथ अगर महिला की बॉडीली इंजरी की वजह से हो, शरीर पे चोटें हों, या फिर बॉडीली बर्न की वजह से हो, शरीर पे जल वल के उनकी डेथ हुई हो, विद इन 7 years ऑफ मैरिज, अगर 7 साल के अंदर 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 किसी महिला की डेथ बॉडीली इंजरी की वजह से या बॉडीली बर्न्स की वजह से होती है और केस में ये शो कर दिया जाता है, प्रूव कर दिया जाता है क्योंकि डेथ से पहले उसके जो हस्बैंड थे या हस्बैंड के जो रिलेटिव थे वो उसको काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे दहेज के लिए, तो दोस्तों उस डेथ को डाउरी डेथ प्रिज्यूम किया जाता है। डाउरी डेथ का सेक्शन है सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी। तो डाउरी डेथ के लिए जरूरी है कि उनकी जो डेथ है वो 7 साल के अंदर अंदर हो गई हो शादी के। तो आंसर है ऑप्शन सी। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? मतलब लंबी है वीडियो पर क्योंकि मॉक टेस्ट है तो लंबी होना इसका जरूरी था। तो अगला सवाल है कि knowledge of the offer to the person to whom it is signified and it is significant results into a contract। तो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एक तरीके से बताए गए हैं। तो दोस्तों फैक्ट्स ऐसे हैं कुछ कि एक कॉलेज था, उसने एडवर्टाइजमेंट निकाला कि हम किसी इंसान को प्रिंसिपल अपॉइंट करेंगे कॉलेज का। तो एक बोर्ड ऑफ मैनेजर्स बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम ए को प्रिंसिपल अपॉइंट करेंगे, पर ऑल दो ये जो बोर्ड ऑफ मैनेजर्स थे इन्होंने कोई भी बात, ये एक्सेप्टेंस ए तक अभी तक नहीं पहुंचाई थी, ठीक है। पर इनमें से जो एक मैनेजर था उसको बोला नहीं गया था ये बात पहुंचाने के लिए, पर वो बेवकूफ इंसान खुद जाके ए को बता देता कि भाई तुम तो अब प्रिंसिपल अपॉइंट किए जा रहे हो हमारे कॉलेज के। अब बाद में जाके बोर्ड ऑफ मैनेजर ये डिसाइड करता है कि ए को हम प्रिंसिपल नहीं बनाने वाले हैं। तो आपसे सवाल पूछा है कि क्या ए सू कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि ऑफर था, एक्सेप्टेंस भी उस तक आ गई थी, या वो नहीं कर सकता है? तो दोस्तों वो नहीं कर सकता है क्योंकि एक्सेप्टेंस तो तब वैलिड होती ना जब ये बोर्ड ऑफ मैनेजर्स जिनके ऊपर ये दायित्व है वो जाके इसको ये बात बताते कि भाई तुम्हें हम कॉलेज का प्रिंसिपल बना रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए कैन नॉट सू द कॉलेज अथॉरिटीज एंड देयर वाज नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजर्स। अगला सवाल है कि एक बहुत ही सरफिरा आदमी था ए, ठीक है, और ये कॉलेज का गेट है, राइटिंग मेरी कुछ ज्यादा ही खराब है, और ये कॉलेज का गेट है भाई साहब, जो यहाँ पे खड़े होके गाने गा रहा है ऑप्शन उल्टे सीधे, ठीक है, वो नहीं कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, वो भी ऐसे नहीं आएगा ऐसे ऑप्शनिटी में, वो तो एडवोकेट के हाथ में। तो ऐसे उल्टे सीधे कुछ गाने गा रहे हैं। तो दोस्तों अब उसके ऊपर कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया है? तो उसने कमिट किया ऑब्ससेनिटी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, फैक्ट्स काफी बड़े हैं, मैं आपको सिंपल करके बता देता हूं। तो भाई साहब सुरेश एक बंदा था, इसकी मोहतरमा वाइफ का बर्थडे था, ठीक है, तो ये ऑफर देता है सुरेश महेश को, ठीक है, महेश को देता है बनारस में, बनारस में बैठा है महेश और सुरेश बैठा है दिल्ली में। वो उसको ऑफर देता है महेश को कि महेश बाबू आपके पास एक बहुत ही लाजवाब घड़ी है, मैं अपनी मोहतरमा के
30वें जन्मदिन पर वो घड़ी उसको देना चाहता हूँ। तो वो क्या करता है, इसको मेल लिखता है ये ऑफर अपना। तो महेश हैरान हो जाता है कि भाई साहब इनके बीच में तो इतनी लड़ाइयाँ रहती हैं, सुरेश और इसकी बीवी के बीच में। तो वो बोलता रहता है अक्सर कि ये चुड़ैल है, पता नहीं चुड़ैल मेरी जिंदगी में कहाँ से आ गई और ये सब वो सब, ये इतना मेहरबान कैसे हो गया है कि उसको बर्थडे पे इतनी महंगी घड़ी दे रहा है। तो महेश बाबू मेल नहीं करते, इनको फोन कर लेते हैं बनारस से कि भाई तबीयत तबीयत ठीक है, सही में तुम ये घड़ी लेना चाहते हो? तो बोलते हैं हाँ भाई लेना चाहता हूँ। तो महेश जो है अपना एक्सेप्टेंस फोन पे ही दे देते हैं कि ठीक है भाई मैं तुम्हें घड़ी भिजवा दूंगा इतने पैसे की, और बाद में मेल भी लिख देते हैं एक्सेप्टेंस का। तो अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कहां पे कंक्लूड माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहां पे कंक्लूड माना जाएगा? क्योंकि जहां से घड़ी भिजवाई जा रही है वो मुंबई है जगह, और जहां से एक्सेप्टेंस दी गई है वो बनारस है। तो क्या ये प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली होगा जहां पे फोन पे एक्सेप्टेंस सुनी गई है, या वो मुंबई होगा जहां से बिजनेस रन किया जा रहा है, जहां से घड़ी भेजी जाएगी, या फिर वो बनारस होगा जहां से एक्सेप्टेंस का मेल लिखा गया है? तो दोस्तों साफ सीधी बात है, एक्सेप्टेंस सबसे पहली बार किस माध्यम से दी गई थी? टेलीफोन के जरिए। महेश ने टेलीफोन के जरिए एक्सेप्टेंस दी थी। कहां से दी थी? बनारस से दी थी। पर एक्सेप्टेंस सुनी कहां पर गई? दिल्ली में सुनी गई। तो आपको याद होगा कि जब भी एक्सेप्टेंस टेलीफोनिक माध्यम से दी जाती है तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां पे एक्सेप्टेंस सुनी गई हो। कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड वहां पे माना जाता है जहां पे एक्सेप्टेंस सुनी गई हो। बेशक बाद में मेल लिखा गया, पर सबसे पहली बार जब एक्सेप्टेंस दी गई तो टेलीफोनिक माध्यम से दी गई थी ना, जिसका खिलाफ सुरेश ने बोला भी नहीं कि नहीं तुम मेल करो, ऐसा बोला भी नहीं सुरेश ने। तो दोस्तों प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा दिल्ली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सेप्टेंस है वो दिल्ली में सुना गया है बाय सुरेश। अगला सवाल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना एडवाइस दे सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हूम? दोस्तों इसका आंसर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर जनरल असेंबली या फिर सिक्योरिटी काउंसिल उनसे कोई एडवाइस मांगते हैं तो इन दोनों के द्वारा मांगे गए एडवाइस पे आईसीजे अपना एडवाइस दे सकता है। मेंबर स्टेट्स के एडवाइस मांगने पे एडवाइस नहीं दे सकता है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्रेडिटर डेबिटर मतलब से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट का, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है। तो इसमें क्या हुआ है कि बी और ए दो लोग हैं। तो बी जो है ए को बोलता है कि भाई मुझे ये जो माल है, ये जो गुड्स है, ये तो उधार पे दे दे, क्रेडिट पे दे दे। ठीक है, जैसे ये माल मैं बेच लूंगा, ए को ये बोलता है बी, जैसे ये माल मैं बेच लूंगा फिर मैं तेरे को पैसे वापस कर दूंगा दोस्त। तो अब क्या हुआ है कि ए क्या बोलता है इसको कि ठीक है भाई मैं तुझे दे तो दूंगा, पर अगर सी जो है गारंटर बन जाए, अगर सी ये बात मुझको निश्चिंत कर दे कि अगर तू पैसे नहीं दे पाया तो वो ये पैसे देगा, वो गारंटर अगर बन जाए तो मैं तेरे को उधार पे सामान दे दूंगा, और सी गारंटर बन भी जाता है। तो अब मानो अगर बी जो है इस गुड्स के पैसे नहीं देता है तो ए सी को सू करेगा या बी को सू करेगा, या पहले ए को बी को सू करना पड़ेगा और जब बी ना दे पाए तो फिर वो सी को सू करेगा। तो दोस्तों ए जो है बी और सी दोनों को एक साथ सू कर सकता है। तो जो गारंटर है उसको भी कर सकता है और उसके साथ ही साथ जिस बंदे से डिफॉल्ट हुआ है पेमेंट का उसको भी कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसने डिफॉल्ट किया है पहले उसको सू करे और फिर गारंटर को करे, क्योंकि इनकी लायबिलिटी को एग्जिस्टिंग है। ठीक है, यहां तक आपको बातें समझ में आ रही है ना सारी? तो अब दोस्तों आ गए हैं हम करंट अफेयर्स पे। तो पहला सवाल है कि इंडिया और किसके बीच में इंटरिम इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगला सवाल है, सबसे रीसेंट स्टेट कौन सी है जिसने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था? तो दोस्तों वो है साउथ सूडान, सबसे लेटेस्ट कंट्री। अगला सवाल है कि फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले नोबेल प्राइज जीतने वाली महिला थी एलेनोर ऑस्ट्रॉम। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, विच इज द बेस्ट स्टेट
इन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 रैंकिंग्स। तो 2022 की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की रैंकिंग्स में नंबर 1 स्थान पे रहा दोस्तों उड़ीसा। अगला सवाल है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 इज पब्लिश्ड बाय। तो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 पब्लिश कौन करता है, जल्दी से बताइए। तो पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नंबर 1 पे कौन रहा इसमें इस साल, ये भी बताना मुझे। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 was framed on the recommendation of पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इसको वापस ले लिया। तो ये किसके रिकमेंडेशन पे लाया गया था, ये दोस्तों लाया गया था BN श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन पे। अगला सवाल है गो 111 was withdrawn by। तो दोस्तों ये एक इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, एक रिजर्वायर था, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये चीज लागू की गई थी तेलंगाना में, पर अब तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर लिया है। उस रिजर्वायर की प्रोटेक्शन के लिए इसको लागू किया गया था, पर अब तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना है कि भाई अब उस रिजर्वायर से हैदराबाद सिटी को पानी नहीं मिलता है और कई जगहों से मिलता है, तो अब GO 111 हमें जरूरत नहीं है। अगला सवाल है द 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो वाज हेल्ड इन। ये मैंने करंट अफेयर्स के बैच में कराया था, तो जो बच्चे अभी यहाँ पे करंट अफेयर्स वाले बैच वाले हैं तो उनको आंसर आता होगा। 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो हुआ था दोस्तों गांधीनगर गुजरात में। अगला सवाल है बेस्ट स्टेट अंडर द नेशनल वाटर अवार्ड 2022। तो नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में बेस्ट स्टेट कौन सी रही, तो दोस्तों वो रही उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सारे जो सवाल मैंने इसमें कराए हैं 50 क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे कहीं पे भी पूछेगा जरूर इनमें से कहीं ना कहीं सवाल। अगला सवाल है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। 2021 की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी 180, बहुत बेकार रैंकिंग थी। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन, हर एक करेक्ट आंसर के आपको +4 देने हैं, रॉन्ग आंसर के -1। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, या फिर अगर आप लाइव इसको अटेंड कर रहे हैं तो लाइव चैट में मेरे को जरूर बताइए कि आपका कितना स्कोर इन टोटल बना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो कि बहुत ज्यादा मेहनत इसमें लगी है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई सुझाव हो तो मुझ तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।